आप सबों को जोहार और गुड मॉर्निंग। और आप सबों का जेके स्टडी चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो आज का जो क्लास है वो है नागपुरी व्याकरण का। और आज हम नागपुरी व्याकरण का क्लास दूसरा क्लास है आज का। और पहला क्लास कल हो चुका था। और वैसे क्लास तो नहीं कहेंगे इसको, फिर भी ये एक तरह से टेस्ट सीरीज की तरह से आप सब देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ये एक जो भी वीडियो बनेगा, जो भी क्लास होगा वो एमसीक्यू में होगा, वास्तुनिष्ठ प्रश्न में होंगे। तो जो भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो भी है, तो सभी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप लोग एक टेस्ट सीरीज की तरह से देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल का व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अगर जो लोग पीडीएफ चाहते हैं वो लोग वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि जो पीडीएफ है वहीं पे आप लोगों को दिया जाएगा। तो बिना किसी देरी के आज के टेस्ट सीरीज को या एमसीक्यू को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि कोन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला। ध्वनि कोन भाषा कर पहिल विशेषता मानल जाएला। तो मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब कोई भी भाषा हो, चाहे नागपुरी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मतलब कोई भी भाषा हो, तो उसका जो पहला इकाई क्या होता है, मतलब पहला विशेषता क्या है किसी ध्वनि का। तो ऑप्शन देखेंगे। पहला है ऑप्शन ए है लिखित भाषा, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा, ऑप्शन सी मौखिक भाषा, या ऑप्शन डी चिन्हित भाषा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक भाषा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ध्वनि कहाँ से निकालते हैं? मुंह के द्वारा। तो मुंह के द्वारा निकलता है, तो यही जो उसकी जो पहली विशेषता है ध्वनि की, वो है मौखिक विशेषता। क्योंकि हम लोग जो ध्वनि निकालते हैं वो सबसे पहले हम लोग कहाँ से? मुंह से ही निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्वनि की कोई भी भाषा की जो पहली विशेषता होती है वो मौखिक भाषा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा कर पहिल विशेषता का होवेला। मतलब पिछला क्वेश्चन था वो ध्वनि से संबंधित था, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो लिखित भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो वही पूछा है कि जो लिखित भाषा है उसकी पहली विशेषता क्या होता है, ये पूछा है। ऑप्शन है ऑप्शन ए सांकेतिक भाषा, माफ कीजिएगा सांकेत चिन्ह, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी ध्वनिग्राम, ऑप्शन डी ध्वनि नियम। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो पहले हम लोग क्या बनाते हैं? अक्षर सब बनाते हैं, है ना। कोई ऐसा बनाता है, लेकिन जब ये सब होता है तो फिर सब ए बी सी डी, मतलब ये सब लिखना सीखता है शुरुआत में, है ना। तो इसकी जो पहली विशेषता होती है अक्षर ज्ञान। हम लोग पहले अक्षर ज्ञान सीखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ वाक्य बना पाते हैं। पहले हम लोगों को शब्द सीखना है, पहले वर्ण सीखते हैं क ख ग, उसके बाद शब्द बनाना सीखते हैं, मतलब वाक्य बनाना सीखते हैं, फिर शब्द बनाना सीखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के। नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई का है के, तो ये जानना है। तो इसकी पहली इकाई क्या है नागपुरी की? ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी है शब्दमाला, ऑप्शन सी है लिपि, ऑप्शन डी है वर्ण। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। क्योंकि हम लोग कोई भी भाषा, नागपुरी ही नहीं, कोई भी भाषा को हम लोग सीखते हैं तो पहले हम लोग उस वर्ण को सीखते हैं। क ख ग घ,
ABCD ये सब को हम लोग सीखते हैं। तो इसीलिए कोई भी भाषा है, क्योंकि हम लोग अभी नागपुरी का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नागपुरी कहा गया है कि नागपुरी भाषा की पहली इकाई क्या है, तो इसका पहली इकाई है वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विचार विनिमय खातिर भाषा कर कौन रूप सबसे पहिल चलन में अलग। ठीक है, विचार विनिमय मतलब अपना सोच विचार को जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं वो पूछा है। तो उसके लिए जब शुरुआती समय में, ठीक है, शुरुआती समय में मतलब पहला चलन में, मतलब पहला में कौन सा चलन था अपना विचार व्यक्त करने के लिए भाषा का। ठीक है, ऑप्शन है सांकेतिक भाषा, साहित्यिक भाषा, लिखित भाषा या व्याकरणिक भाषा। कौन होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांकेतिक भाषा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो पहले के ज़माना में जब भाषा नहीं बोला जाता था तो लोग क्या सांकेतिक द्वारा संकेत दे के अपने बातों को विचार को प्रकट किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नागपुरी भाषा के लिखे के लिए सबसे पहले कौन लिपि कर व्यवहार होलक। सबसे पहले कौन लिपि का व्यवहार होलक, मतलब कौन सा लिपि है जिसको लिखने के लिए, नागपुरी भाषा को लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया। कैथी लिपि, रोमन लिपि, बंगला लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कैथी लिपि। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे तो ये कैथी लिपि के द्वारा ही सबसे पहले नागपुरी भाषा को लिखा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, कैथी लिपि। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा कर अपन लिपि देवल में से कौन है के। अपन लिपि मतलब अपना लिपि कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, अपना लिपि कैथी लिपि, रोमन लिपि, देवनागरी लिपि या बंगला लिपि। तो क्या हो गया, तो सब लोग पहला पिछला क्लास में हम लोग देखे, पिछला क्लास बोलते हैं, पिछला क्वेश्चन में देखे, उसमें क्या था, कैथी लिपि था। लेकिन अब क्या वहाँ पहला लिपि कौन है जो लिखा गया था, मतलब नागपुरी भाषा में लिखा गया था ये पूछा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपना लिपि क्या है नागपुरी भाषा का। तो इसका अपना लिपि क्या है, चारों में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि नागपुरी भाषा का जो लिपि है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ईसाई पादरी मन माने जो विदेशी ईसाई पादरी मन नागपुरी के लिखे के लिए कौन लिपि कर इस्तेमाल करत रहे। ठीक है, जो विदेशी पादरी लोग थे, ईसाई पादरी लोग थे, जो पृष्ठ लोग थे, क्रिश्चियन पृष्ठ लोग थे, वो लोग नागपुरी लिखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग करते थे ये पूछा है। देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, बंगला लिपि, कैथी लिपि, कौन होगा। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन होगा बी, रोमन लिपि। क्योंकि जो विदेशी थे वो ब्रिटिश के थे, इंग्लैंड के थे, और वो इंग्लिश लिखते थे, और क्योंकि जो इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट है क्या है, रोमन है, तो वो लोग रोमन लिपि का प्रयोग करते थे। जैसा अभी हम लोग हिंदी देवनागरी लिपि का प्रयोग कर रहे हैं नागपुरी लिखने के लिए, जैसा भी आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं वो क्या है, देवनागरी लिपि है। उसी तरह से जो अंग्रेज लोग होते थे वो लोग इंग्लिश जानते थे, और वो लोग नागपुरी को इंग्लिश में ही लिखते थे। ठीक है, रोमन लिपि में। अगला क्वेश्चन है, बंगला लिपि कर व्यवहार नागपुरी भाषा कर कौन क्षेत्र में बगरा देखे के लिए मिलेला। मतलब बंगला लिपि का प्रयोग, ठीक है, जो नागपुरी भाषा के लिए बंगला लिपि का जो प्रयोग है कौन सा क्षेत्र में देखने को मिलता है ये पूछ रहा है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन में है, ये है क्या है, झारखंड का मानचित्र। ठीक है, इधर हो गया उत्तर, दक्षिण, ये दक्षिण है, ये हो गया पूर्व, ठीक है, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा क्षेत्र,
ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र है, स्पेलिंग गलत है, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि इसी साइज में आपका क्या है? बंगाल है। ठीक है, तो मतलब वेस्ट बंगाल है, तो उसी के द्वारा ही उसका असर है कि इस क्षेत्र में बंगला लिपि का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन लिपि का व्यवहार नागपुरी में सबसे कम हुए है? मतलब कौन सा लिपि है जिसमें नागपुरी भाषा का सबसे कम उपयोग किया गया है? कैथी लिपि, उड़िया लिपि, रोमन लिपि, बंगला लिपि। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उड़िया लिपि, क्योंकि उड़िया लिपि में सबसे कम प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जैसे उड़िया लिपि कहाँ की है? उड़िया लिपि आपका उड़ीसा तरफ का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का उद्भव कौन लिपि से मानल जाएला? देवनागरी लिपि का उद्भव, यहाँ पे अब हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का उद्भव कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, गुप्त लिपि। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि आपका सबसे प्राचीन, बहुत ही पुराना है, सबसे प्राचीन स्क्रिप्ट है हमारे देश का। ठीक है, और इसी के द्वारा से हम लोग क्या देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंडी भाषा मन के लिखे के लिए कौन लिपि बगरा उपयुक्त आहे? सबसे ज़्यादा मान जितने भी झारखंडी भाषा है, यहाँ पे अनेक भाषा है। वैसे में तो हमारे जो झारखंड जनजातीय प्रदेश है, तो ऑलरेडी झारखंड में कितने जनजातियां हैं? 32 जनजातियां हैं। अब 32 जनजातियां, हर एक जनजाति का अपना भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा, अपना भाषा है। और 32 जनजाति के अलावा भी और भी अनेक भाषाएं हैं, उर्दू है, भोजपुरी है, मतलब ये सब है। ठीक है, एक्स्ट्रा हिंदी है। ठीक है, तो कौन सा लिपि का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। ठीक है, यहाँ देवनागरी लिखा गया है, लेकिन देवनागरी होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा देवनागरी लिपि का ही प्रयोग होता है। अगला है, टांकीनाथ गुमला जिला में आहे, वाक्य में टांकीनाथ कौन संज्ञा है के? तो यहाँ पे ये एक वाक्य है, क्या? टांगीनाथ गुमला जिला में आहे। इसमें ये जो टांगीनाथ वर्ड है वो कौन सा संज्ञा है ये पूछा गया है। तो कौन सा संज्ञा है? तो ये आपका है, क्या है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या देवल कोनो नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। क्यों व्यक्तिवाचक क्यों होगा? क्योंकि व्यक्ति के द्वारा क्या, व्यक्तिवाचक में क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है? तो वैसा संज्ञा, मतलब वैसा संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, ठाव या चीज वस्तु कर बोध होवेला। ठीक है, हमारे ठाव मतलब क्या हो गया? जगह। तो यहाँ पे टांकीनाथ क्या है? एक जगह का नाम है। ठीक है, तो इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मिनट। राम रेखा में बड़का मेला लगेला, ये भी एक वाक्य है। राम रेखा में बड़का मेला लगेला वाक्य में कै ठो संज्ञा है के? मतलब कितना ठो संज्ञा है ये पूछा गया है। 2 ठो है, 3 ठो है, 1 ठो है, 4 ठो है। तो एक आंसर होता ऑप्शन नंबर ए 2 गो। कौन कौन हो यहाँ पे? तो यहाँ पे हो 2 गो, एक हो राम रेखा और एक गो मेला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अगला है, पंचघाघ में मुरुक पानी बहत रहे। तो यहाँ भी वाक्य है,
वाक्य से संबंधित प्रश्न है, तो वाक्य में पंचघाग कौन सा संज्ञा है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या देवल में से कोनो नहीं। तो कौन है इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक। जैसा भी मैंने रमरेखा से संबंधित जो प्रश्न था उसमें बताया गया, और माफ कीजिएगा टांगीनाथ से संबंधित। तो टांगीनाथ क्या था, कौन सा संज्ञा था? संज्ञावाचक, और माफ कीजिएगा व्यक्तिवाचक। तो उसी प्रकार पंचघाग भी एक जगह का नाम है, नदी का नाम है, इसलिए ये एक व्यक्तिवाचक होगा। अगला क्वेश्चन, अखरा में चार जन नाचत रहें। अखरा में चार जन नाचत रहें, वाक्य में अखरा कौन संज्ञा है के? ठीक है, तो अखरा आप सभी को जानते हैं, आप लोग झारखंड में रहते हैं, झारखंडी हैं। तो अखरा क्या होता है? यहाँ पे एक जगह होता है जहाँ पे झारखंड की जो जनजातियाँ हैं यहाँ पे पूजा पाठ करती है, नृत्य करती है, मतलब धार्मिक अनुष्ठान जो होता है ना, वही अखड़ा होता है। यहाँ पे नृत्य होता है, पूजा पाठ होता है, तो यही अखड़ा होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो अखड़ा के चारों ओर है ना चार जन नाचत रहे। ठीक है, ये पूछा गया। तो इसमें अखड़ा, अखड़ा कौन सा संज्ञा है ये पूछा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक कैसे हो गया भाई? वो तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए, अखड़ा तो जगह का नाम है ना। तो क्या होगा? तो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि जे संज्ञा में एके जैसन जीव चाहे वस्तु बोध होएला ओके जातिवाचक संज्ञा कहल जाएला। ठीक है, और ये जो अखड़ा है वो जगह नहीं, मतलब एक क्या कहेंगे, जगह ही कहेंगे, पर ये एक अलग तरह का चीज़ है ना ये, क्योंकि ये धार्मिक से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे अखड़ा क्या हो गया? जातिवाचक से संज्ञा में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, ऑफिस कौन तरह कर शब्द आहे? जो ऑफिस है वो कौन तरह का शब्द है ये पूछा है। विदेशज है, तत्सम है, देशज है, तत्भव है, क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशज। विदेशज क्यों? क्योंकि ये एक इंग्लिश भाषा है, और जो भी विदेशी भाषा जो नागपुरी में शामिल हुआ है वो सब क्या है? विदेशज है। ठीक है, देशज विदेशज ये सब आप सभी को जानते हैं। ठीक है, तो ऑफिस क्या है? एक विदेशज शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो गया। दीर्घा में ढिबरी रखल आहे। दीर्घा में ढिबरी रखल आए, वाक्य में कै ठो देशज शब्द व्यवहार होइला। जैसे अभी ऊपर में हम लोग विदेशज देखे, तो यहाँ पे कौन सा दो ठो शब्द है जो देशज है ये पूछा है। तो ऑप्शन क्या क्या है जरा देखें। ऑप्शन है एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो। तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो ठो। ठीक है, और दो ठो कैसे भाई? क्वेश्चन देखें, क्योंकि क्वेश्चन में है दो ठो, एक है दीर्घा और एक है ढिबरी। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक देशज शब्द है। ठीक है, अगला है, संज्ञा से घरी घरी दोहराए से बचक ले हमरे भाषा में केकर व्यवहार करल जाएला। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? संज्ञा से घरी घरी दोहराए से बचक ले हमरे भाषा में केकर व्यवहार करीला। मतलब यहाँ पे नागपुरी कक्षा हो रहा है इसलिए नागपुरी में दिया हुआ है, लेकिन ये हर एक भाषा के लिए संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो संज्ञा के बदले में हम लोग
जिसका व्यवहार करते हैं संज्ञा के बदले में, तो ये पूछा है किसका व्यवहार करते हैं, शब्द कर, वाक्य कर, सर्वनाम कर या चिन्ह कर। तो आप लोग सभी को जानते हैं कि संज्ञा के बदले में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे परिभाषा में देखेंगे कि जो शब्द चाहे पद कर व्यवहार करल जाएला ओके संज्ञा कर बदले में जो शब्द कर व्यवहार करल जाएगा वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, यस, नागपुरी भाषा में सर्वनाम कर कै ठो भेद आहे। कितना ठो भेद है नागपुरी भाषा में, 6 ठो, 7 ठो, 5 ठो, 4 ठो, कौन सा? तो ऑप्शन है 7 ठो। ठीक है, नागपुरी भाषा में 7 ठो भेद है। ठीक है, कौन कौन है? पहला है, आप लोग देख सकते हैं दाहिना साइड में, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, सवाल बोधक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम, आदर्श सूचक सर्वनाम। ठीक है, ये 7 ठो भेद है। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो MCQ से संबंधित मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि मैंने नागपुरी व्याकरण का थ्योरी इससे संबंधित हर एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को मैंने इसका वीडियो बना दिया गया है। और अगर आप लोग वो व्याकरण देखना चाहते हैं, व्याकरण से संबंधित हर एक पॉइंट को आप लोग समझना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो का चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे नागपुरी ग्रामर करके बना हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं MCQ लाया हूँ क्योंकि ग्रामर मैंने पहले ही करा चुका है, इसलिए मैं MCQ से संबंधित प्रश्न आप सबों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी है ये सब सभी महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए, तो इससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोग नागपुरी व्याकरण का थ्योरी देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। और इस वीडियो में जो नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से औरों को नागपुरी का जो क्वेश्चन है मिल सके। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।